तो हमारे सामने 2025 के जो वैश्विक पुरस्कार हैं और उनके विजेता, उन पर आधारित लगभग 50 सवालों की एक लिस्ट है। तो कहानी का पहला सीन सबसे बड़े मन से शुरू करते हैं, नोबेल पुरस्कार। हमारे स्रोतों के मुताबिक 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार ये वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। ये तो एक बड़ा राजनीतिक बयान है। बहुत बड़ा। मचाडो तो सालों से वेनेजुएला की सरकार के खिलाफ, मतलब लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। अच्छा। तो उन्हें ये पुरस्कार देना, इसका मतलब है कि नोबेल कमेटी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला के लोकतंत्र के संघर्ष पर खींच रही है। ये दिखाता है कि 2025 में भी दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र के लिए लड़ाई कितनी अहम बनी हुई है। लेकिन ये एक साहसी और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद फैसला भी है। क्या इस चुनाव की कोई आलोचना भी हुई? क्योंकि ऐसे पुरस्कार अक्सर राजनीति से प्रेरित माने जाते हैं। बिल्कुल। जब भी नोबेल शांति पुरस्कार किसी एक्टिविस्ट को मिलता है तो ये बहस छिड़ ही जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे मानवाधिकारों का सम्मान मानते हैं, दूसरी तरफ सरकारें और उनके समर्थक इसे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बताते हैं। मचाडो का मामला भी अलग नहीं है, लेकिन नोबेल कमेटी ने साफ कर दिया कि वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बदलाव की कोशिशों को सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है, तो शांति और राजनीति से अब साहित्य की दुनिया की तरफ आते हैं। यहाँ 2025 का नोबेल साहित्य पुरस्कार हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को मिला है। ये नाम शायद बहुत लोगों ने न सुना हो। सही कहा आपने। वो कोई बेस्टसेलर लेखक नहीं है। उनका काम काफी गंभीर और दार्शनिक किस्म का है। उनकी कहानियां अक्सर समाज के टूटने, इंसानी अस्तित्व के अंधेरे कोनों और उम्मीद खोने की बात करती हैं। तो नोबेल कमेटी ने उनके काम में ऐसा क्या देखा जो आज के समय के लिए जरूरी लगा? मतलब उनके चुने जाने से क्या पता चलता है? शायद उनका चुना जाना ही आज के माहौल को दिखाता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया भर में एक अनिश्चितता है, भविष्य को लेकर एक चिंता है। हाँ, ये तो है। वो आसान जवाब नहीं देते, बल्कि मुश्किल सवाल पूछते हैं। शायद कमेटी यह कह रही है कि आज के साहित्य का काम हमें दिलासा देना नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करवाना है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। साहित्य अगर समाज का आईना है तो मनोरंजन उसकी धड़कन। बिल्कुल। और 2025 में टेलीविजन की दुनिया में सबसे तेज धड़कन किसकी थी? 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में यूनाइटेड किंगडम का दबदबा रहा। हाँ, ब्रिटिश टीवी ने तो कमाल ही कर दिया। चाहे वो ड्रामा हो या कॉमेडी, उन्होंने दिखाया कि छोटी स्क्रीन पर भी वो कितनी दमदार कहानियां कह सकते हैं। ये एक तरह से अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती भी है। और यहीं पर लोग अक्सर एमी और ऑस्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो फर्क साफ है, एक टीवी के लिए, एक फिल्मों के लिए, लेकिन क्या ये फर्क अब धुंधला नहीं हो रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज गेम ऑफ थ्रोन्स या द क्राउन जैसे शो का बजट और स्केल वो बड़ी फिल्मों से ज्यादा होता है। सही बात है। सीरीज में काम कर रहे हैं तो वो लाइन अब बहुत पतली हो गई है। एमी अवार्ड्स जीतना अब ऑस्कर जीतने जितना ही प्रतिष्ठित माना जाने लगा है। कह सकते हैं कि अब हम सिनेमा और टेलीविजन नहीं, बल्कि विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं। इसी स्टोरी टेलिंग में एक और बड़ा नाम सामने आया। न्यूयॉर्क फेस्टिवल्स टीवी एंड फिल्म अवार्ड्स में ब्रॉडकास्टर ऑफ द ईयर का खिताब अल जजीरा इंग्लिश को मिला। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण जीत है। अल जजीरा ने खुद को पश्चिमी मीडिया के एक विकल्प के तौर पर स्थापित किया है। वो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को ज्यादा प्रमुखता देते हैं, उन कहानियों को दिखाते हैं जो अक्सर मुख्य धारा की खबरों से गायब रहती हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि अल जजीरा पर अक्सर एक खास तरह का नैरेटिव फैलाने और पक्षपाती होने का आरोप भी लगता रहा है। तो क्या ये पुरस्कार उनकी पत्रकारिता के तरीके को एक तरह की मान्यता देता है? दुनिया को एक अलग नजरिए से दिखाने की उनकी कोशिश को सराह रही है। ये बहस तो हमेशा रहेगी कि उनका नजरिया निष्पक्ष है या नहीं, लेकिन इस पुरस्कार से ये तो साफ है कि मीडिया की दुनिया में उनकी आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। टीवी से अब संगीत की ओर चलते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025। यहाँ बड़े विजेता कौन रहे हैं? यहाँ तो केंड्रिक लैमर का जलवा रहा। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों बड़े अवार्ड्स उनके नाम रहे। वाह। केंड्रिक लैमर का जीतना मुझे जरा भी हैरान नहीं करता। वो सिर्फ रैपर नहीं है, वो एक कहानीकार हैं, एक कवि हैं। उनके गाने सिर्फ बीट्स नहीं होते, उनमें सामाजिक टिप्पणी होती है, पर्सनल स्ट्रगल होता है। ग्रैमी ने एक बार फिर उनकी कलात्मक गहराई को पहचाना है। और नए कलाकारों में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार चैपल रॉन को मिला। ये कैटेगरी हमेशा भविष्य का इशारा करती है। बिल्कुल, चैपल रॉन का संगीत बहुत ताजगी भरा है।
उसमें पॉप की एनर्जी है, लेकिन साथ ही एक अलग तरह की ईमानदारी भी है। उनका जीतना बताता है कि दर्शक और इंडस्ट्री अब ऐसे कलाकारों को अपना रहे हैं जो अपनी पहचान को लेकर बेझिझक और मुखर हैं। नोबेल, एमी, ग्रैमी, अब तक हमने काफी गंभीर और प्रतिष्ठित पुरस्कारों की बात की, लेकिन अब एक ऐसे अवार्ड की बारी है जो शायद साल का सबसे मजेदार अवार्ड है। निकॉन कॉमेडी वाइल्ड लाइफ फोटो अवार्ड्स 2025। हाँ, ये तो नाम से ही मजेदार लगता है, मतलब जानवरों की मजाकिया तस्वीरें। बिल्कुल वही। और इस साल की विजेता तस्वीर थी एक नाचते हुए गोरिल्ला की, जिसे मार्क मेथकोन ने खींचा था। तस्वीर ऐसी है जैसे गोरिल्ला किसी डिस्को में डांस कर रहा हो। सच में? हाँ, इस अवार्ड का मकसद ही यही है, वन्य जीवों के उन पलों को कैद करना जो हमें हंसाते हैं और हंसते हंसते हमें वन्य जीव संरक्षण की अहमियत भी याद दिलाते हैं। एक नाचता हुआ गोरिल्ला, ये शानदार है। ये दिखाता है कि पुरस्कार सिर्फ इंसानी उपलब्धियों के लिए नहीं होते। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में खुशी और हास्य की कितनी जगह है। सही कहा। और ऐसी तस्वीरें लोगों को प्रकृति से एक अलग, ज्यादा हल्के फुल्के और भावनात्मक स्तर पर जोड़ती हैं। संरक्षण का संदेश देने का ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हास्य से अब सीधे साहस की ओर, पत्रकारिता की दुनिया जहां सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। 2025 का करेज इन जर्नलिज्म अवार्ड ये सना आतिफ को मिला। ये एक बेहद जरूरी सम्मान है। ये पुरस्कार उन महिला पत्रकारों को दिया जाता है जो युद्ध, तानाशाही या गहरे सामाजिक दबाव के बीच रिपोर्टिंग करती हैं। सना आतिफ जैसी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर उन कहानियों को हम तक पहुंचाती हैं जिन्हें सत्ता दबाना चाहती है। ये अवार्ड सिर्फ सना का नहीं, बल्कि दुनिया भर की उन सभी पत्रकारों का सम्मान है जो खतरे के बावजूद सच के साथ खड़ी हैं। चलिए अब फिर से किताबों की दुनिया में लौटते हैं। नोबेल के अलावा एक और बड़ा साहित्यिक सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। 2025 में ये बानू मुश्ताक के उनके कन्नड़ उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए मिला। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर हमेशा उन उपन्यासों को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। हार्ट लैम्प का कन्नड़ से अंग्रेजी में आना और फिर ये पुरस्कार जीतना, ये भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य की ताकत को दिखाता है। और ये अनुवाद के महत्व को ही दिखाता है ना। बिना अच्छे अनुवाद के ऐसी कितनी ही बेहतरीन कहानी अपनी भाषा की सीमाओं में ही कैद रह जाती। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये जीत जितनी लेखक बानू मुश्ताक की है, उतनी ही उनके अनुवादक की भी है। ये पुरस्कार दुनिया को बताता है कि भारत का साहित्यिक खजाना सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, बल्कि कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, मराठी जैसी कई भाषाओं में छिपा है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे पुरस्कारों को देखते हैं जो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की कहानी कहते हैं, चाहे वो संस्कृति हो, अध्यात्म हो या फिर बिजनेस। हाँ, ये एक दिलचस्प ट्रेंड है। 2025 में कई भारतीयों को बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जैसे कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन का ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान जग्गी वासुदेव यानी सद्गुरु को मिला, और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को। इन दोनों को एक साथ कैसे देखें? ये दिखाता है कि दुनिया भारत को दो स्तरों पर देख रही है। एक तरफ सद्गुरु जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो भारत की सॉफ्ट पावर यानी योग, ध्यान और दर्शन को दुनिया तक ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुमार मंगलम बिरला जैसे उद्योगपति हैं जो भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक व्यापार में उसके बढ़ते कद को दर्शाते हैं। तो ये सम्मान भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों प्रभावों को मान्यता दे रहे हैं। और इसी लिस्ट में एक और नाम है, लेकिन वो बिल्कुल अलग क्षेत्र से है। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा अवार्ड 2025। ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र को मिला है। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये पुरस्कार आपदा प्रबंधन का नोबेल माना जाता है। इसे जीतना मतलब आपके काम ने वैश्विक स्तर पर लाखों जानें बचाने का एक नया मॉडल पेश किया है। मृत्युंजय महापात्र को भारत में साइक्लोन मैन के नाम से जाना जाता है। साइक्लोन मैन? जी, उनके नेतृत्व में IMD ने चक्रवातों की भविष्यवाणी को इतना सटीक बना दिया है कि समय रहते लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सका है। वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यह किसी एक इंसान का काम तो नहीं हो सकता। इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी टीम, सैटेलाइट, डेटा और टेक्नोलॉजी का कमाल होगा, है ना? बिल्कुल। महापात्र बेशक लीडर हैं, लेकिन ये हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों के दशकों के काम का नतीजा है। ये एक व्यक्ति की उपलब्धि से ज्यादा एक पूरे सिस्टम, एक पूरे संस्थान की सफलता है। और आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें,
नोबेल शांति पुरस्कार से लेकर नाचते हुए गोरिल्ला तक और कन्नड़ उपन्यास की जीत से लेकर साइक्लोन मैन के सम्मान तक, ये सब हमें 2025 की क्या कहानी सुनाते हैं? ये हमें बताते हैं कि 2025 एक ऐसा साल था जहां दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर लड़ भी रही थी और जश्न भी मना रही थी। एक तरफ लोकतंत्र के लिए संघर्ष, मचाडो और सच बोलने का साहस, सना आतिफ, इनको सम्मान मिला, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी क्षमता, मतलब महापात्र के काम को भी सराहा गया। और साथ ही कला की ताकत को भी पहचाना गया, चाहे वो समाज का अंधेरा दिखाने वाला साहित्य हो, क्राजनाहोरकाय, या प्रकृति का मजेदार चेहरा दिखाने वाली तस्वीर। बिल्कुल, लेकिन जो सवाल आपने मृत्युंजय महापात्र के बारे में पूछा था, वो मुझे एक ज्यादा बड़े सवाल की ओर ले जाता है। हमने आज जितने भी पुरस्कारों की बात की, वो ज्यादातर किसी एक व्यक्ति या एक किताब या एक गाने को दिए गए। हम आज भी व्यक्तिगत प्रतिभा का जश्न मनाते हैं। हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली बात यह है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां, जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी या वैश्विक आर्थिक संकट, ये किसी एक जीनियस द्वारा हल नहीं की जा सकती। सही। इनके लिए बड़े पैमाने पर वैश्विक सहयोग की जरूरत है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे पुरस्कार इस बदलती हकीकत को दर्शाते हैं? क्या भविष्य में हम व्यक्तिगत प्रतिभा के बजाय सहयोगी, वैश्विक नेटवर्क और आंदोलनों को सम्मानित करते हुए देखेंगे? क्या भविष्य का नोबेल पुरस्कार किसी एक वैज्ञानिक को मिलने के बजाय दुनिया भर की उन हजारों लैब्स को मिल सकता है जिन्होंने मिलकर किसी बीमारी का टीका बनाया हो? ये सोचने वाली बात है।